साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मज़ा माँ केम छो कसा आहिस। आप सबको जय श्री राम, जय बालाजी की। आज एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में डिस्कस करने वाला हूँ सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट के मुकदमों को लेकर। अक्सर क्या होता है कि हम जब भी लिटिगेशन फाइल करते हैं साथ रहने का, जिसको हम कहते हैं लिटिगेशन फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ द कॉन्जुगल राइट, तो वहाँ पर हम केवल 3 पार्ट में जो है पिटिशन को दाखिल करते हैं कि मेरी शादी फला फला से इस तारीख को हुई, शादी के बाद मेरी वाइफ का व्यवहार जो है फला फला रहा, और अंतोगत्वा हम कहते हैं कि हमें ये रेमेडी जो है कोर्ट से चाहिए। जब ये नोटिस जो है वाइफ के पास पहुँचते हैं तो वो आप पर काउंटर अटैक करती है और मुकदमे दहेज प्रताड़ना के या मेंटेनेंस के जो है फाइल करती है। या कई बार ऐसा भी होता है कि वाइफ जो है केस कर रही है दहेज प्रताड़ना के, तो आप जो है सेक्शन 9 फाइल कर रहे हो। और कई बार ये मुकदमे जो है फाइल किए जाते हैं एंटीसिपेशन में कि अगर मुकदमा हो भी गया तो हम इसको एज ए शील्ड जो है वो काम में लेंगे। देखो, छोटी सी बात है कि जब भी कोई मुकदमा हम दाखिल करते हैं तो उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी देखना होता है। अगर मुकदमा दाखिल कर रहे हो, हमें इसका कोई फल ही नहीं मिल रहा है, तो मुकदमा दाखिल करने का कोई भी फ़ायदा हमको नहीं मिल सकता है। तो साथियों, वहाँ पर करें क्या, हम इन मुकदमों में क्या ऐसा एड ऑन करें कि हमको प्रैक्टिकल सफलता मिले। और कई बार ऐसा भी देखा गया है इन एड ऑन का यूज़ करने पे कि घर अगर बिगड़ा हुआ है, घर सुलझने की या समाधान कुछ स्थिति है, तो वहाँ पर घर बसे भी हैं लोगों के। तो वो प्रैक्टिकल चीज़ें क्या हैं जो हमने आप लोगों के लिए खोजी, और आज के वीडियो के माध्यम से मैं आपके साथ उन तमाम फैक्टर्स को जो है वो शेयर करना चाहता हूँ। एक कॉपी और एक पेन लेके बैठो, और सबसे पहले देखो मूड प्रॉब्लम जो आप सबको आती है और उसका समाधान कैसे करेंगे, इसके स्टेप्स जो हैं आपको मैं लिखाऊंगा। क्लियर है? तो सबसे पहले एक ब्रैकेट बनाइए और उसमें लिखिए बेसिक प्रॉब्लम। बेसिक प्रॉब्लम क्या है हमें कि वाइफ जब पीआर जाके बैठ जाती है और वो आना चाहती है, पर उसके घर वाले कहते हैं कि भाई तू नहीं जाएगी, और इस आग में जो घी डालते हैं वो उसके कई बार भाई भी होते हैं, कई बार उसका जीजा भी होता है, कई बार सगी बहनें भी होती है। तो वहाँ पर हम क्या करें, प्रैक्टिकल रेस्टिट्यूशंस के लिए हम क्या एड ऑन करें, क्या इफेक्टिव रेमेडी अडॉप्ट करें ताकि रिजल्ट जो है हमको ईजिली प्राप्त हो सके। साथियों, आपको यहाँ पर लिखना है स्टेप नंबर 1 या मेथड नंबर 1, जिसका बेसिस क्या है कि हम सब जानते हैं कि हस्बैंड और वाइफ की जो बॉन्डिंग है ये एक पायस जो है रिश्ता है। इस रिश्ते में क्या होता है, ट्रस्ट भी है, सेवा भी है, भावनाएं भी हैं, और सेक्सुअल कंटेंट या सेक्सुअल रिलेशनशिप की एक शुरुआत भी है और उसकी कॉन्टिन्यूएंस भी है। क्लियर है? आप एक बात समझिए कि मेल और फीमेल जो है 2 फैक्टर क्यों बनाए ईश्वर ने, कि दोनों के स्ट्रक्चर जो है अलग अलग होंगे, दोनों के हार्मोन्स जो है अलग अलग होंगे, ताकि वो कुछ चीज़ों को जब शेयर करें तो उनको जो है आनंद की अनुभूति हो। बट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्या होती है, जब मैरिज को सर्वाइव करवाना होता है, हमारे घर वाले जो चलाना चाहते हैं हमें और उस लड़की को, तो उनमें उनकी थ्योरीज जो है वो अमल में लाते हैं, और जो लड़की वाले हैं वो उनकी थ्योरीज जो है अमल में लाते हैं। पर कई बार ऐसा होता है कि थ्योरीज को अप्लाई करते करते इतनी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स जो पक्षकार हैं उनके बीच में हो जाती हैं कि उनको अंतोगत्वा अलग होना होता है, या अल्टीमेटली ऐसी कंडीशन निकल के आ जाती है कि मैं तुम्हारे जो पेरेंट्स हैं उनके साथ में नहीं रह सकती हूँ, या मुझे जो है अलग मकान चाहिए, या वो कुछ ऐसे कंडीशंस को लागू करती है जो अनवारंटेड है, जो हम नहीं चाहते हैं। तो साथियों, वहाँ पर करें क्या, समाधान प्रैक्टिकल क्या होगा। तो मैंने आपको शुरुआत में बताया है कि ये एक ऐसा रिश्ता है जहाँ पर ट्रस्ट भी है, भावनाएं भी है, सेक्सुअल कंटेंट या सेक्सुअल स्थितियों का आदान प्रदान है और उनका कॉन्टिन्यूएंस है। अब साथियों, मैंने एक वीडियो बनाई थी इस टॉपिक के ऊपर, जहाँ मैंने आपसे कहा था कि अगर वाइफ केस डाल रही है 125 सीआरपीसी का, तो आप केस डालो सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट का, और उसमें कोर्ट्स को ये इंसिस्ट करो एट द इंसेप्शन कि इसको डर है अपने ससुराल में रहने पे, तो हम जाके इसके पीयर रह लेंगे। अब कुछ लोग ये बोलते हैं कि साहब ये मेथड जो है गलत है, कुछ लोग ये बोलते हैं कि हमारा आत्मसम्मान जो है इससे डिग जाएगा। भाई देखो, छोटी सी बात है कि जब स्ट्राइक करनी होती है तो पाकिस्तान वाले इंडिया में नहीं आते हैं, इंडिया वाले कहाँ जाते हैं, पाकिस्तान में। तो अगर हमें उनको वापस लेके आना है, उनको ठीक करना है, तो हमें भी उनके एरिया में जाना होगा, क्योंकि हम गिदड़ थोड़ी ना है, हम शेर के बच्चे हैं, और हमको ये बताना है कि मैं सही हूँ। अगर मेरा स्टैंड सही है तो मैं लड़की को लेने आऊँगा और लेके जाऊँगा। कब तक सकीना रहेगी पाकिस्तान में। क्लियर है? तो वर्कआउट करना पड़ेगा। जिन जिन लोगों ने प्रैक्टिकल वर्कआउट करके देखा इस मेथड को, उनको सफलता मिली, और जिसकी पुष्टि उनके कमेंट से होती है जो मुझे लगातार जो है प्राप्त हुए। क्लियर है? पर जो लोग उसको प्रैक्टिकली अडॉप्ट नहीं कर पाए, वो लोग बुराइयां करते रहे और उनको कोई समाधान जो है आज तक नहीं मिला है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अब यहाँ पर हमें क्या एड ऑन करना है उस मेथड के अंदर, एक छोटी सी बात। देखो, शादी से पहले जब हमारी सगाई रहती है या हमारा रोका होता है,
तो लड़की से संपर्क बनाने का एक मेथड क्या है? सिर्फ और सिर्फ मोबाइल फ़ोन। हम पहले तो बातचीत करते हैं फ़ोन पे, फिर व्हाट्सएप पे अपनी फीलिंग्स शेयर करते हैं, उसके बाद सेक्सुअल कंटेंट जो है शेयर करते हैं, और उसके बाद शादी हो जाती है और सब कुछ सामान्य हो जाता है। ये तो है एक प्रैक्टिकल पोजीशन जो हर शादी में जो है देखने को मिलेगी। उसके बाद क्या होता है, जब रिफ्ट शुरू होगा तो झगड़ा या तो लड़की का होगा आपकी माँ से, या होगा आपसे, या कोई पॉलिसी उसके माइंड में है, या उसके घर वालों ने कोई चीज़ फीड कर दी है, तो उसको लेकर अगर वो उसको अप्लाई करना चाह रही है और आप सहमत नहीं हो तो झगड़ा जो है आपका हो जाएगा। यही तो प्रैक्टिकल बात है। अब यहाँ पर जब लड़की जो है पीयर जाके बैठ जाएगी तो सबसे बड़ी गलती हम क्या करते हैं कि हम उससे संपर्क ही साधते नहीं हैं। हम सारे संपर्क के प्रयास जो है वो तोड़ देते हैं। उसके माइंड में तो पॉइजन डाला जा रहा है, हमारे माइंड में जो है पॉइजन को इंसर्ट किया जाता है। उससे क्या होता है कि नेगेटिव एनर्जी हमारे माइंड में आ जाती है और किसी भी रूप में उस लड़की को भविष्य में एज एन वाइफ अपने साथ रखना नहीं चाहते हैं। उसके दो आयाम होते हैं, या तो कोई नई लड़की जो है हमारे लाइफ में आ जाएगी, या हम टूवर्ड्स डिवोर्स जो है बढ़ जाएंगे। 50% मैटर्स जहाँ पर मैटर रिजॉल्व हो सकते हैं, यहाँ पर ये रेमेडी जो है काफ़ी कारगर है। क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि लड़कियां अपनी माँ के दबाव में, या पिता के दबाव में, या भाई के दबाव में, या जीजा के दबाव में पीयर में टिक जाती हैं। उनका ये कहना है कि ना तो मैं जाऊंगी, ना मैं तलाक दूंगी। कई बार जज भी पूछता है कि भाई क्या करना है, तो वो आंसर प्रैक्टिकल नहीं दे पाती है। अब देखो, छोटी सी बात है कि आपकी ज़िंदगी आपके अपने हाथ में, कोई जज या कोई वकील आपकी ज़िंदगी का फैसला नहीं कर सकता है। जब आप लोग अच्छी और एक हेल्दी मैरिटल लाइफ में थे तो क्या उसमें वकील आपकी लाइफ में थे? आंसर इज नो। क्या आपकी लाइफ में जज साहब थे? आंसर इज नो। जब भी अपनी वाइफ के साथ आप सेक्स करते थे तो क्या जज साहब की, या किसी परिवार वाले की, या किसी वकील साहब से परामर्श या कोई ओपिनियन या कोई परमिशन जो है आप लेते थे? आंसर इज नो। सब कुछ ठीक चल रहा था ना। जब मामला बिगड़ा तो हमने क्या करा कि उन लोगों को सपोर्ट लिया जो लोग हमारी हेल्प तो करने हैं, पर जो उनकी रेमेडीज़ हैं वो प्रैक्टिकल नहीं है। क्योंकि कानून में क्या है, कोई भी रस नहीं है। पिटिशन दाखिल कर दो, फिर जवाब आ जाएगा, फिर जवाब दाखिल कर दो, फिर इश्यूज बन जाएंगे, फिर बयान होंगे, अल्टीमेटली हो जाएगा फैसला। तो उसमें आपको रस क्या आया? आपने क्या करा? आपका योगदान क्या है? पता ही नहीं। मैं वकील साहब आ गए, उन्होंने अपनी बात रख दी, उसके वकील साहब आ गए, उन्होंने बात रख दी, फिर उनके घर बसे हुए। घर बिगड़ा है आपका, पर सुधारना भी आपको ही है। तो आपको मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जिन मामलों में लड़कियां पीयर बैठी हैं पर वो आना चाहती हैं, पर दबाव में है कि वो कैसे आए और उनके घर वाले उनको रोक रहे हैं, तो वहाँ पर आपको ये डर है कि अगर हम वहाँ जाएंगे और हमारे साथ ये मारपीट कर सकते हैं, तो आपको एक एडिशनल उपाय करना है। जो फ़ोन आप यूज़ कर रहे थे कोर्टशिप पीरियड में, उस फ़ोन की सहायता से वापस से आपको बॉन्डिंग को जो है डेवलप करना है। जब तक हमारी बॉन्डिंग जो है डेवलप नहीं होगी, हमारे बीच जो कन्फ्यूजन्स हैं वो दूर नहीं होंगे, तो किसी भी रूप में हम एक सफल मैरिज को संकल्पित नहीं कर सकते हैं। साथियों, लड़ाई कितनी भी हो जाए दोस्तों में, कहते हैं ना भाई, बातचीत बंद ना करना। अगर बातचीत बंद कर दी तो समाधान के सारे विकल्प भी बंद हो जाएंगे। तो मोटी मोटी बात यह है कि आपको कोर्ट में सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट की पिटिशन में जब वाइफ ये कहते हैं कि मुझको साथ में नहीं रहना है या मुझे दूर रहना है और मुझे इस बंदे के साथ रिश्ता जो है नहीं निभाना है, तो आपकी चाल क्या है? वहाँ पर आपका प्रयास क्या है कि मुझे साथ में रहना है, मुझे घर बसाना है, जिसके लिए मैं आज भी तैयार हूँ। पर जब ये बात आप मौखिक कहोगे तो कोई आपकी बात नहीं सुनी जाएगी। ये मुकदमे जो है मुकदमे की तरह ही लड़े जाएंगे। आपको करना क्या है कि सबसे पहले कोर्ट में एक फॉर्म जो है दाखिल करना है, जिसको बोलते हैं पता पंजीयन का फॉर्म, जिसमें लड़की का एड्रेस होना चाहिए, आपका पता होना चाहिए और कोर्ट से एड्रेस कंफर्मेशन के आपको इंसिस्ट करना है सेक्शन 151 CPC के अंदर। और इसके साथ साथ लड़की का जो मोबाइल नंबर है जिसको वर्तमान में यूज़ कर रही है वो कोर्ट से जो है मांगना है, और इसके साथ साथ वो नंबर व्हाट्सएप पर रजिस्टर्ड है, ये भी स्टेटस जो है क्लियर करवाना है। मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूँ, सेक्शन 10 सब क्लॉज 3 फैमिली कोर्ट एक्ट की लाइट में कोर्ट का ये दायित्व है कि मीडिएशन करें। पर वो मीडिएशन कैसा होना चाहिए? प्रैक्टिकल मीडिएशन, मतलब पक्षकारों का एक दूसरे के प्रति जो है मनमुटाव जो था वो दूर हो जाए। पक्षकार अगर अलग होने की सोच रहे हैं तो विचार वो त्याग दें। कुल मिला के मैरिज जो बिगड़ने वाली है वो रिज्यूम हो जाए और हेल्दी मैरिटल लाइफ जो है पक्षकार एंजॉय कर सकें। ये ड्यूटी कोर्ट की भी है। तो आप सेक्शन 10 सब क्लॉज 3 फैमिली कोर्ट एक्ट का भी वहाँ पर अवलंबन आप सहारा ले सकते हैं। कोर्ट में आपको इतनी सी बात कहनी कि मैं अपनी वाइफ के साथ अपनी सारी फीलिंग्स को शेयर करना चाहता हूँ। हो सकता है कि हमारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग रही हो सकता है कि लंबे टाइम से पीयर में रह रही है तो उसके माइंड में जो है टॉक्सिन भर दिया गया हो, अब ये मुझसे जो है दूर चली गई है। तो जब तक बातचीत नहीं होगी तब तक ये समाधान में नहीं होगा, और कोर्ट में घंटे तो घंटे बैठकर हम प्रैक्टिकल समाधान नहीं कर सकते हैं। तो बॉन्डिंग बिगड़ी है तो सुधरने में टाइम भी लगेगा। कई बार ये टाइम 2 महीने, कई बार टाइम 3 महीने, कई बार टाइम 1 साल का लग जाता है। तो हम जो भी एक्टिविटीज़ करेंगे उसको रिकॉर्ड रखा जाए, ताकि पक्षकार ये ना कह सके कि भाई मुझे जो है मॉडेस्ट किया गया है या मुझे एक्सटॉर्ट किया गया है, दहेज की जो है मांग की गई है। अब
ये रेमेडी जब अप्लाई करी मेरे कुछ लोगों ने, मैंने देखा कि उसके रिजल्ट जो है काफ़ी ऑप्टिमम थे। ऑप्टिमम क्यों थे कि लड़के ने लड़की को सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग के मैसेज भेजना शुरू करें, उसके बाद उसको लव मैसेज भेजना शुरू करें, उसके बाद जो पर्सनल मैसेज होते हैं वो भेजना शुरू करें। तो उन मैसेजेस को जब कोर्ट ने भी देखा तो ये ऑब्जर्व करा कि इनके बीच में सिर्फ फ्रिक्वेंटल जो है डिस्टर्बेंस था। अल्टीमेटली घर बसने के सारे प्रयास जो है वहाँ पर सफल होना शुरू हो गए। आज देखिए कि आज अपने वाइफ साहब कोर्ट में बात करेंगे तो वाइफ जो है सहमेगी, उसका वकील उसको धमकाएगा, उसके घर वाले धमकाएंगे, पर जो प्रैक्टिकली और फ्रिक्वेंटली आपसे बातचीत कर रही होगी तो कम से कम कई बार स्थितियां वो निकल के भी आएंगी कि लड़की चाहती क्या थी, उसको बताया क्या गया और एग्जैक्टली हुआ क्या। तो जब आपके बीच रिफ्ट दूर हो जाएंगे, आपके बीच जो मनमुटाव है वो दूर हो जाएंगे, तो कम से कम घर बसने की पोजीशन तो रहेगी। आज आप अपने दिल की फीलिंग शेयर कर रहे हो, आज आप ये कह रहे हो कि भाई मैं कब आऊँ, या मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू हैव सेक्स विथ यू, ये सारी बातें आप अपनी वाइफ से शेयर कर सकते हो। क्योंकि पति और पत्नी के बीच जो संवाद है अगर वो टूट गया तो बॉन्डिंग ही वीक हो जाएगी, और अगर वापस जुड़ गया तो जो टूटी बॉन्डिंग है वो वापस से जो है मजबूत होगी। और कहते ना कि जहाँ झगड़ा है वहाँ प्यार भी बढ़ता है। तो झगड़ा है, पत्नी पियर बैठी है, बट अगर प्यार के उसमें रस को इंसर्ट किया जाएगा तभी जाके प्रैक्टिकल समाधान होगा। पिटिशंस दाखिल करने से केवल आपको एक सहायता मिल सकती है, समाधान नहीं मिल सकता। तो हमें समाधान चाहिए तो खुद ही आगे बढ़ना होगा। आज मान लीजिए मेरी गाड़ी ख़राब है, मैं गाड़ी छोड़ आया मिस्त्री के पास में, तो वो ठीक कर देगा उसके हिसाब से। पर अगर मैं उसको बताऊँ ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है और उसके साथ साथ मैं भी सपोर्ट कर रहा हूँ कई चीज़ों में उसको, तो उसको गाड़ी को ठीक करने में काफ़ी जो है वो राहत रहेगी और वो सही निष्कर्ष तक पहुँच पाएगा और हमें सही चीज़ जो है बता पाएगा। तो वही चीज़ जो है यहाँ पर है कि हमने हमारी वाइफ से संपर्क तोड़ दिया, हम जरिए वकील नोटिस खेल रहे हैं, वो नोटिस खेल रही है, फिर हम केस खेल रहे हैं, वो भी केस खेल रही है, समाधान नहीं हो रहा है, वहाँ पर तनाव बढ़ रहा है और सहायता की बजाय वो सहायता आपके लिए जो है दुखों का कारण बन जाएगी। तो समाधान तभी है कि जब समाधान प्रैक्टिकल हो। तो आप लगातार उसको फ़ोन कॉल कर रहे हो तो वो एक फ़ोन रिकॉर्ड कर ले। अगर मैं उस फ़ोन कॉल में उसको दहेज की मांग के लिए प्रताड़ित करता हूँ, दहेज की मांग करता हूँ या ऐसी कोई बात कहता हूँ कि जो उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुँचा रही है, तो वो बात जो है बिफोर कोर्ट रखे। पर पति अगर अपनी पत्नी से उसके दिल की अभिव्यक्ति को जो है शेयर कर रहा है, उसकी प्रॉब्लम्स को शेयर कर रहा है, उसकी ग्रीवेंसेस को शेयर कर रहा है, वो लव की बातें शेयर कर रहा है, सेक्स की बातें शेयर कर रहा है, तो प्रॉब्लम ही क्या है उसमें। कोई भी कोर्ट आपको ऐसा करने से नहीं रोक सकती है। ये बात आप ध्यान रखिएगा कि कोर्टों को भी प्रैक्टिकल रूप से रेस्टिट्यूशन करना है, ये उनका दायित्व है। तो कुल मिला के युक्ति अपनाओ। कम से कम जो लोग गलत कर रहे हैं या मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा कर रहे हैं वो लोग जो है दूर हटेंगे और जो बॉन्डिंग बिखर रही है वो वापस से रेज्यूमेट होगी, वापस जो आपकी पॉसिबिलिटी है रीयूनियन करने की वो बढ़ जाएगी और 100% इसके रिजल्ट जो है आपको मिल जाएंगे। बट सेगमेंटल स्थिति क्या है कि इसको हमको कहाँ अप्लाई करना है, जो मैंने आपको बताया। तो कुल मिला के हम सब समझदार हैं, हम सब समझते हैं कि लाइफ में क्या हो रहा है, कि वाइफ डेलिब्रेट है या कुछ डेलिब्रेट लोग वाइफ को रोक कर हमारा घर जो है बिगाड़ना चाहते हैं। तो कुल मिला के स्थितियाँ आपके सामने, परिस्थितियाँ आपके सामने, तथ्य आपके सामने है। अब बुद्धिमत्ता आपकी है कि चीज़ों को प्रैक्टिकली समाधित करते हुए किस तरह से आप अपने घर को बसा पाते हैं। तो साथियों मिलते हैं जल्दी एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।